बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 8 को स्टडी करेंगे, जिसमें सप्लाई और डिमांड एज डिसीजन मेकिंग टूल्स हम स्टडी करते हैं। सप्लाई और डिमांड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड टू मार्केट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सेल परचेज के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो सबसे पहले हम सप्लाई का देखेंगे, फिर हम डिमांड की तरफ जाएंगे। लेकिन सप्लाई और डिमांड किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत क्रिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं। सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब है willingness and ability of a firm or a producer to supply or to sell or to produce a specific commodity at specific price level. Supply is the amount that producers, sellers are willing and able to sell at each price level. तो सप्लाई क्या होती है? सप्लाई है, ये प्रोड्यूसर के साथ लिंक्ड है। एक सप्लायर हुई है जो एक चीज बनाता है और किसी दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए वो मार्केट में लेके आता है। तो मार्केट भी एक जगह भी हो सकती है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी है, एक प्रोसेस है। मार्केट जहाँ पे चीजें बिकती हैं या खरीदी जाती हैं। तो मार्केट का काफी इसमें जिक्र आएगा। मार्केट इज ए प्लेस और एन इंस्टीट्यूशन और ए प्रैक्टिस और an act or a process where buyers and sellers interact with with each other for the transaction of goods and services. तो हर चीज की एक मार्केट होती है। मार्केट के अंदर सप्लाई आनी है और उधर से लोग कंज्यूमर्स आएंगे जो परचेज करके चले जाएंगे। तो सप्लायर कौन होता है? ये वही बंदा है जो एक चीज बनाता है और बना के मार्केट के अंदर सेल कर देता है, वो सप्लायर है। एक प्रोड्यूसर जो एक चीज बना रहा है लेकिन वो मार्केट में नहीं लेके आता, तो वो सप्लायर नहीं है। वो एबल है बट ही इज नॉट विलिंग टू सेल। एक बंदा 10 मन गंदम प्रोड्यूस करता है लेकिन वो घर में कंज्यूम करने के लिए रख देता है, तो ही इज नॉट ए सप्लायर। वो प्रोड्यूसर है लेकिन सप्लायर नहीं है। तो सप्लायर कौन होगा? जो प्रोड्यूस करे और मार्केट में ले आए एट ए स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, उसको हम। तो इसके लिए विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। यानी उसके पास वो चीज है भी और वो बेचना भी चाहता है। लेकिन अगर चीज हो, बेचना ना चाहे, तो वो एबल है बट ही इज नॉट विलिंग। दूसरी तरफ चीज ना हो लेकिन वो बेचना चाहे, तो वो विलिंग है लेकिन वो एबल नहीं है। तो एक इंडिविजुअल फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है, हमने पिछले चैप्टर में, चौथे चैप्टर में पढ़ा था। मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता है वो होता है। वहाँ पे एक प्रोड्यूसर डिसाइड करता है हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस करता है? मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट। तो लेकिन सप्लाई कर्व भी, किसी भी फर्म का जो मार्जिनल कास्ट कर्व होता है अबव मिनिमम एवरेज वेरिएबल कास्ट, तो वही उसका सप्लाई कर्व भी बन जाता है। आपको पता है एवरेज वेरिएबल कास्ट या एवरेज कास्ट कर्व मार्जिनल कास्ट को उस वहां से कट करता है जहाँ पे वो मिनिमम होती है। तो एक प्रोड्यूसर जिसने ये डिसाइड करना है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर है, तो वो उससे ऊपर ऊपर वो वाला पॉइंट, उससे पीछे वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जब प्रोड्यूस कर लेगा तो वो सप्लाई भी करेगा। तो किसी भी फर्म का या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का या इंडिविजुअल फर्म का जो मार्जिनल कास्ट का अबव एवरेज वेरिएबल कास्ट होता है, वही उसका सप्लाई का बन जाता है। ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है, वो हम किस रूल से फाइंड करते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइस ऑफ आउटपुट P1 P2 P3 है। तो और मार्जिनल, यही मार्जिनल रेवेन्यू भी है। तो मार्जिनल कास्ट आप देख सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट ये P1 और MC ये यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। तो अगर P1 हो तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट कहाँ पे बराबर होते हैं, और कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट है वो Q1 है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट P1 पे। अब अगर अब इसी को देखें, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट Q1 है, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम उसको प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट है। लेकिन वो सप्लाई कहाँ से शुरू करना शुरू कर देगा, आप देखें एवरेज वेरिएबल कास्ट नीचे लाई कर रही है P3 आप देख सकते हैं। अगर प्राइस वो P3 पे चली जाए, P1 की बजाय P3 पे चली जाए, तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट कहाँ पे बराबर होंगे, Q3 पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कर्सर है। अब अगर प्राइस इससे नीचे जाती है तो वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। P3 से अगर प्राइस नीचे चली जाए, मार्जिनल रेवेन्यू तो नीचे जाएगा, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो बहुत ऊपर है, तो वेरिएबल खर्चा भी नहीं पूरा होता। तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पे पूरी हो रही है, यहाँ पे P3 पे। यानी जो डेली के खर्चे हैं, पानी बिजली पेट्रोल लेबर, इनके खर्चे वो एवरेज वेरिएबल कास्ट में कवर होते हैं। तो P3 पे वो Q3 प्रोड्यूस कर लेगा। अब अगर प्राइस P2 हो जाती है, तो इसका मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू P2 हो जाएगा, तो वो कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ये देखिए आप, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट यहाँ पे बराबर हो रहा है, वो Q2 पे चला जाएगा। प्राइस अगर P1 हो जाती है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, ये देखें यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट यहाँ पे बराबर हो रही है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, उसकी जो सप्लाई है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसको Q1 अगर हम करते, इसको Q2, इसको Q3, इसको P1 P2 P3 करते तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आती। तो लेकिन आप देखिए इसने मार्केट के अंदर बेचना कब शुरू किया है, जब प्राइस थी P3। उस पे क्या है, उसका कम से कम खर्चा जो डेली का खर्चा है वो पूरा हो रहा है। अगर प्राइस P3 से नीचे चली जाती है तो वो काम छोड़ देगा, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उसका डेली का खर्चा भी पूरा नहीं होगा और उसको जेब से पे करना पड़ेगा। इसलिए वो कहाँ से प्रोड्यूस करेगा और मार्केट में लेके आएगा, जब प्राइस इज इक्वल टू या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल एवरेज वेरिएबल कास्ट। फिर अगर प्राइस बढ़ती है P2 हो जाती है, वो इस मार्जिनल कास्ट के ऊपर मूव करेगा। तो उसकी सप्लाई कहाँ से शुरू हो रही है, इस पॉइंट से ऑनवर्ड ऑन मार्जिनल कास्ट कर्व। ये देखिए, ये जो रेड लाइन है ये इसका सप्लाई कर्व है। अगर प्राइस P1, अब चूंकि ये गलती से हुआ हुआ है, तो P4 हो जाए, यहाँ पे सप्लाई कितनी हो जाएगी, Q4 इधर, और P5 हो जाए ऊपर, तो सप्लाई और आगे चली जाएगी। तो ये है सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और ए प्रोड्यूसर। ये इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का सप्लाई कर्व, मार्जिनल कास्ट कर्व, अबव एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व। लेकिन आप देख रहे हैं जो मार्जिनल कास्ट कर्व है वो एवरेज वेरिएबल कास्ट को मिनिमम पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट कर्व अबव मिनिमम एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व। तो ये एक इंडिविजुअल फर्म का सप्लाई कर्व होता है। और आप देख रहे हैं ये अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस के दरमियान, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस के दरमियान पॉजिटिव स्लोप है। अब हम मार्केट सप्लाई कर्व कैसे डिटरमिन करते हैं या फाइंड करते हैं मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे सप्लायर या सेलर या प्रोड्यूसर आते हैं। तो अब देखें, आप एक
फर्म है वो $30 पे 50 यूनिट सप्लाई करती है। $30 पे 50 यूनिट किसी भी चीज़ की सप्लाई। और अगर प्राइस हो जाती है $60 तो वो 70 यूनिट सप्लाई करती है। ये एक फर्म की सप्लाई है किसी भी प्रोडक्ट की। तो इसको SA हम कह रहे हैं। लेकिन अब $30 पे एक फर्म ने तो 50 यूनिट दिए हैं, लेकिन दूसरी फर्म भी तो ऑपरेट करेगी, वो भी तो उस मार्केट में आ रही होगी। तो वो $30 प्राइस पे कुछ और अमाउंट ऑफर करेगी फॉर सेल। तो ये फर्म भी $30 पे 30 यूनिट सप्लाई करती है और $60 पे 60 यूनिट। तीसरी फर्म थी वो उसी प्राइस पे। अब एक मार्केट में आप देखते हैं बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो प्राइस सेम होती है लेकिन हर एक के पास एक लिमिटेड या स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो वो बेचने के लिए बैठे होते हैं। तो $30 पे तीसरी फर्म 20 यूनिट और $60 पे वो 100 यूनिट सप्लाई करेंगे। अब इन सब को आप देखिए $30 पे किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है XYZ, तो $30 पे उस मार्केट के अंदर कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, कितने यूनिट्स मौजूद हैं जो कंज्यूमर्स हासिल कर सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो ए के 50 हैं, बी के 30 हैं और सी के 20 हैं। तो इन सब को आप ऐड कर लें तो ये देखें $30 पे 100 यूनिट और $60 पे कितने हैं। आप इन सबको जमा कर लें तो वो 230 यूनिट। तो ये है मार्केट सप्लाई या इंडस्ट्री सप्लाई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। प्राइस, कैलकुलेटर की प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो सप्लाई आप देख सकते हैं, इसमें पीछे भी आप अगर देखें तो प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। 30 पे 50 है और 60 पे 70 है। 30 दूसरी फर्म 30 पे 30 दे रही है और 60 पे 60। तीसरी फर्म 30 पे 20 और 60 पे 100। और टोटल भी आप देखें पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई भी, अगर प्राइस रहती है $30 तो 100 यूनिट्स अवेलेबल है इन द मार्केट। और अगर प्राइस हो जाती है $60 पर यूनिट तो सप्लाई क्या हो जाती है 230। तो इससे क्या आपको आइडिया हो रहा है कि प्राइस, जैसे जैसे प्राइस में इजाफा हो रहा है वैसे ही जो सप्लाई क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। लेकिन आप देखें ये वही वाला रूल जो पीछे हमने ऊपर देखा है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट, और ये जो लाइन है तीनों चारों में वो मार्जिनल कास्ट कर्व है। और ये जो प्राइस लाइन है वो सर्व करती है एज मार्जिनल रेवेन्यू। और ये जो एस कर्व है ये सर्व करता है एज मार्जिनल कास्ट कर्व। तो हम इससे हमें क्या आइडिया होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सप्लाइड क्वांटिटी वो भी बढ़ रही है। इससे हम एक, हमें सबक मिलता है या हम एक कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाइड क्वांटिटी भी बढ़ जाती है इन द मार्केट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम। बाकी चीज़ों में अगर चेंज नहीं आती तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ रही है। प्राइस कम होगी इसका उलट भी आप देख सकते हैं। इससे आप इधर से वापस जाएं, 60 से अगर प्राइस 50 होती तो सप्लाई 230 से 180 होती है। 50 से 40 पे 180 से 100, 140, 50 से 40 हो जाए। तो ये आपके लिए है, ये अभी ये चौधरी वाइन, ये ठीक नाम नहीं है। आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी आप ये किया करें। इनको जो भी है इसको बताएं कि वो अपने नाम के साथ और AG नंबर के साथ वो ऐड हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं पता ये कौन है। तो चौधरी वाइन का मुझे नहीं समझ आ रही ये कौन है। ये मैं ऐड कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो चौधरी वाइन्स, आप इसको प्लीज़ चेंज करें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमें एक आइडिया, एक फार्मूला, एक लॉ हम डिराइव कर सकते हैं कि
जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाइड क्वांटिटी भी बढ़ेगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगी सप्लाइड क्वांटिटी भी कम होगी। ये ऊपर वाले ग्राफ में भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, अगर प्राइस P1 से P3 हो रही है तो क्या हो रहा था, और प्राइस अगर P3 से P1 की तरफ जा रही थी तो क्या हो रहा था। इसको हम ये देखें, सप्लाई कर्व, ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ये ड्राइव किया हुआ है, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लॉ ऑफ सप्लाई बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस ऑफर टू ए मार्केट वेरी विल वेरी डायरेक्टली विद द प्राइस। इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, until and unless other things don't change। हम इसकी बात आगे चल के करेंगे वो अदर थिंग्स क्या हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लॉ ऑफ सप्लाई हम बड़ी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आपको जो भी आसान लगती है आप उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? other things remain same. If the price of a product increases, its supply will increase, and vice versa। Vice versa का मतलब क्या है? If the price of the product decreases, its supply will decrease। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब जो सप्लाई में चेंजेस आती हैं, आप देख रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई यही हमें बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो ये जो वेरिएशन आती है सप्लाई के अंदर, इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू भी हम उसको कवर कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है? ये हमें बताती है कि अगर प्राइस में इतनी चेंज आएगी तो सप्लाई में कितनी चेंज आएगी। हमने इस तरह का इस तरह का कंसेप्ट दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि प्राइस जैसे आप देख रहे थे 30 से 60 हुई है, तो सप्लाई मुख्तलिफ रेशियोज के साथ चेंज हो रही थी। तो इसको हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू कवर कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? इट measures the responsiveness of the quantity supplied of product to the changes in the product price and other economic factors। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रिस्पॉन्सिवनेस वो शो करती है ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट टुवर्ड्स चेंजिंग चेंजेस इन इट्स प्राइस या अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई relative to the percentage change in its price as we move from one point to another on a supply curve। जब हम सप्लाई कर्व के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो वो किस वजह से मूव करते हैं? क्योंकि प्राइस कम या ज्यादा हो रही होती है, तो हमारी सप्लाई जो है वो Q1 से Q2 या Q2 से Q1 या Q1 से Q2 या Q2 से Q3 हो जाती है। तो ये जो मूवमेंट है अलोंग सप्लाई कर्व, वो प्राइस में चेंजेस की वजह से। लेकिन तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि अगर प्राइस 30 से 60 हुई है तो ये 100% इंक्रीज है, लेकिन आप सोचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि प्राइस में 50% इंक्रीज हो तो सप्लाई में कितना चेंज आएगा। वो हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका फार्मूला आपके सामने है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और ये आगे अभी आप लिखो सामने है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब दो तरह के इलास्टिसिटी के मेजर्स हैं। इलास्टिसिटी इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस। एक होता है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी और दूसरा होता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ऑन प्राइस इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट्स मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व आपने देखा, P1 पे सप्लाई कितनी है और P2 पे सप्लाई कितनी है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाते हैं। ये मूवमेंट किस वजह से है? वो उसी चीज की अपनी
अपनी प्राइस की वजह से है, ठीक है ना। तो यही इसका स्लोप भी है। ये जो इलास्टिसिटी है, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व। ऑन प्राइस इलास्टिसिटी, और ये आपके सामने ये पूरा ये तीन तरह की हो सकती है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यूज तीन तरह की रेंज में हो सकती है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन वन, आपके सामने है, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो इलास्टिसिटी का आंसर आएगा, वैल्यू आएगी, वो ग्रेटर देन वन आएगी। या इसका ये भी मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। ये इसके इसी को आप देख लें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो फार्मूले में जब आप लिखेंगे तो जवाब आएगा वन से बड़ा, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक सप्लाई इसका उलट है जो ऊपर हमने पढ़ा है। इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होती है, उसमें दोनों बराबर होते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ये दोनों बराबर होंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो रिजल्ट या फॉर्म जो आंसर आएगा वो एक के बराबर होगा। मसलन जैसे आपने देखा, प्राइस 30 से 60 हुई है, ये 100% इंक्रीज है, और सप्लाई हो जाए 50 से 100, तो ये भी 100% इंक्रीज। आप इसको करेंगे तो जवाब एक के बराबर आएगा। इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब क्या है, इतनी प्राइस में चेंज आएगी उतनी ही सप्लाई में चेंज आएगी। ये मैंने आपको बताया ऑन, और ऑन का मतलब है उस चीज की अपनी प्राइस चेंज होती है तो उसी चीज की सप्लाई पे असर पड़ता है। अगर वीट की प्राइस चेंज हो तो वीट की सप्लाई चेंज हो जाएगी। तो जो हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे वो उसको हम बोलेंगे ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनकी सप्लाई किसी और चीज की प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज हो जाती है, तो ऐसी सप्लाई या ऐसी इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity supplied of a good to changes in the price of a related good। किसी और चीज की प्राइस में चेंज आ जाए तो दूसरी चीज की सप्लाई में जो चेंज आती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मसलन मेज की प्राइस चेंज हो जाती है, मकई की, तो लोग शुगर केन उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और मेज की प्राइस डबल हो जाए, 2000 पर मन की बजाय 4000 पर मन हो जाए, तो लोग गन्ने की बजाय मेज की तरफ जाएंगे। मेज की तो बढ़ेगी ही, इसको हम बोलते हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। मेज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो मार्केट में ज्यादा आएगा, लेकिन गन्ने की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, गन्ने की सप्लाई कम हो जाएगी। अब इसमें देखिए गन्ने का इसमें क्या कसूर है, गन्ने की प्राइस कम नहीं हुई, प्राइस बढ़ी है मेज की, सप्लाई कम हो गई है गन्ने की। तो अब हम देखते हैं जब हम गन्ने की सप्लाई को मेज की प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो इसको हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के थ्रू हम देख सकते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए प्रोडक्ट ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। तो आप देख रहे हैं गन्ने की सप्लाई चेंज हुई है ड्यू टू परसेंट, ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ पे एंड ऑफ रिलेटेड गुड। टाइम खत्म हो रहा है फर्स्ट मीटिंग का, तो हम सेकंड मीटिंग में दोबारा इसको टेकअप करेंगे।